नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल ही कहा था कि सीजीएल 2023 के ऊपर जो है वीडियो लेकर के आएंगे और ये सीरीज जो है लगातार चलाई जाएगी। डिपेंड इस बात पे करता है कि आप लोग कितने इंटरेस्ट लेते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले एमटीएस के ऊपर प्रैक्टिस सेट चलाया और 1500 से अधिक बच्चा जो है लगातार इंटरेस्ट लिए, और जो इंटरेस्ट लिए इनका फ़ायदा उनको एग्जाम में दिखे ही होंगे, और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। तो ये सीजीएल के ऊपर भी मैं इसी प्रकार का कुछ सीरीज लेकर के आया हूँ। अब इस सीजीएल वाले ही खाली नहीं देखेंगे, ये सीएचएसएल वाले भी देखेंगे। जिनको आगामी एमटीएस देना है वो भी देखेंगे, या फिर सीजीएल देना है वो तो देखना ही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो टीसीएस पेपर सेट करते हैं, चाहे एचसीएम का ही क्यों ना करें, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल में डिफरेंस जरूर रहती है। भाई, आप एमटीएस की एग्जाम देने जा रहे हो और सीजीएल की एग्जाम देने जा रहे हो, तो भाई दोनों में फ़र्क है ना। तो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी घटी बढ़ी हो सकती है, बाद बाकी क्वेश्चन की पैटर्न वगैरह लगभग सेम होती है एसएससी की सभी एग्जाम में। तो सभी को देखना है जिनको भी सीजीएल सीएचएसएल देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, Which of the following is a feature of the 42nd Constitutional Amendment? जो आपका निम्नलिखित में से जो क्या है कि 42वां संविधान संशोधन की विशेषता है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन से इक्का दुक्का एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो सभी एग्जाम में क्वेश्चन लगभग आ ही जाती है। तो इसके बारे में अगर आपको संपूर्ण नॉलेज होगी तो 2 नंबर आपको हमेशा देके जाएगा सीजीएल एग्जाम में भी, ठीक है। तो सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन कब होती है, तो 1976 ईस्वी में होती है। अब इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे संविधान के अंदर, जरा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जो आपका डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व जिसे कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आप बताएंगे भैया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से ही जो राज्यसभा में यानी अपर सदन में प्रेसिडेंट जो है 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। तो ये भी जो पद्धति है, सिस्टम है, ये भी कहाँ से अचीव किए गए हैं, तो आयरलैंड आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया गया है। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में 4 नए चीजों को जोड़ा गया, 4 नए तथ्यों को जोड़ा गया, 4 नए विषयों को जोड़ा गया। यूं कहें तो 4 नए आर्टिकल को समावेश किया गया। मैं आराम से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये एनालिसिस तो है नहीं, आपके आगामी दिन के लिए है, इसीलिए धीरे धीरे सुनिए। 4 नए आर्टिकल को इंक्लूड किया गया आपका कहाँ, नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में। सबसे पहले मैंने बता दिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से मैंने एक और बताया, 12 सदस्यों को राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 238 जो है सिलेक्शन से आते हैं। इस प्रकार आपका राज्यसभा में टोटल 250 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 4 नए तत्व आए, सबसे पहले आपको आर्टिकल इसका जानना होगा डीपीएसपी का कहाँ से कहाँ तक है संविधान में वर्णित। तो 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल जो है ये आपका डीपीएसपी के बीच में आ जा मतलब अंतर्गत इंक्लूड है ना। इसकी भाग की बात करें तो पार्ट 4 में जो है आपका नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। अब तो इतना समझ गए। अब जो यहाँ पे 4 नए तत्व को इंक्लूड किए गए इस संविधान संशोधन के द्वारा, ये कौन कौन से हैं, तो ये आपका आर्टिकल 39 को इंक्लूड किया गया। सबसे पहले आर्टिकल 39 हमारा कहता है संविधान का कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके विकास की जो है ना मतलब सुनिश्चित करना, विकास को सुनिश्चित करना या विकास में बढ़ोतरी की जरिया खोजना, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 39 का ए है, ये काफी वीवीआई आर्टिकल है जो आपके एग्जाम में हूबहू छप जाते हैं। तो आर्टिकल 39 का ए का है कि समान न्याय एवं निशुल्क विधिक न्याय मिलेगा, समान विधिक एवं निशुल्क न्याय मिलेगा, है ना। तो ये जो है आपका 39A में है। यहीं पर इसके बगल में एक 40 है जो कल पूछा गया था, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो ये इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए मैं इसको हटा दिया। यहाँ पे 2 आर्टिकल तो ये हो गए, 4 नए जोड़े गए। तो एक आपका 43 का ए जोड़ा गया। 43 के ए में जो है श्रमिक होते हैं, जो लेबर वगैरह होते हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात करी गई। इसके अलावा एक 48 का ए जोड़ा गया, 48 जिसमें आप गोहत्या निषेध पढ़ते हैं, तो इसके एक पार्ट में पर्यावरण के संरक्षण पर विशेष बल देना, इस प्रकार की बात भी करी गई है 48A में 48A में। तो ये चारों ही आर्टिकल जो है संवैधानिक संशोधन जो 42वां 42 नंबर का था, इनके मतलब इन्हीं में जो है इंक्लूड किए गए थे डीपीएसपी में, ठीक है। इसके अलावा ये पॉइंट तो आपका सही हो गया।
दूसरा पॉइंट है हमारा लोकसभा तथा विधानसभा के समय अवधि में बढ़ोतरी। भैया देखिए जन वर्तमान समय में जो है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और विधानसभा का जो राज्य के अंदर कार्यकाल है ये भी 5 वर्षों का होता है। हालांकि इसमें अपवाद ये है कि ये समय से पूर्व जो है भंग किया जा सकता है ना, तो वो तो अलग हो गया। ये सामान्यतः कार्यकाल की बात कर रहे हैं तो 5 वर्ष का होता है। इस वाले संविधान संशोधन यानी 42वें संविधान संशोधन में इसके कार्यकाल बढ़ा के जो है 6 वर्ष का कर दिया गया था, है ना। तो ये फिर से बैक कब हुआ दोस्तों, क्योंकि आज तो आप 5 वर्ष ही देखते हैं, तो ये बैक हुआ आपका 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को भी हटाया गया था और इसी अमेंडमेंट में जो है आपका इसको फिर से रिवर्ट किया गया, है ना। इसके अलावा तो ये भी सही हो गई, दोनों सही हो गए। इसके अलावा तीसरा जो हमारा पॉइंट है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता शब्द को ऐड किया गया। देखिए ये एकदम सही है और ये कई बार डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को संविधान में जोड़ा गया या अटैच किया गया। तो ये तीनों ही शब्द रहते हैं, है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, इसके अलावा 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये तो सबसे VVI, ये तो SSC एग्जाम की रीड है जो है फंडामेंटल जो मतलब ड्यूटी है, ये तो रीड है फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट, है ना। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे संविधान में प्रारंभिक दिनों में तो था ही नहीं, इसे बाद में इंक्लूड किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और जब इंक्लूड किया गया था तो 10 प्रकार के जो है मौलिक कर्तव्यों को लगाया गया था। बाद में 86वां एक अमेंडमेंट होता है 2002 ईस्वी में, इसके तहत जो है एजुकेशन, शिक्षा का जो राइट है, शिक्षा लेना जो है ये कर्तव्य होगा, सॉरी शिक्षा दिलाना जो है ये कर्तव्य होगा, तो ये भी जो है आपका जोड़ा गया। तो इस प्रकार से 10 से बढ़ के 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। अब देखिए शिक्षा वाले जो बच्चे का थोड़ा सा पॉलिटी कमजोर है तो कंफ्यूज हो जाता है। एक तो शिक्षा वाला जो आपका है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना एक मतलब ड्यूटी होगा, है ना, और एक है आपका कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा लेना मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट के अंदर है। तो जो फंडामेंटल राइट के अंदर है ये आपका आर्टिकल 21 के ए में वर्णित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये आपका सभी के सभी कहाँ है, 10 और 1 11 हो गए, तो ये आपका आर्टिकल 51 के ए में है, ठीक है। तो दोनों बात को ध्यान समझ में आ गया, इतनी सारी गणित। तो ये चारों के चारों पॉइंट यहाँ पे सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के सभी पॉइंट सही हैं। सभी के सभी पॉइंट क्यों सही हैं मैं सभी व्याख्या किया है, आशा की है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी कुछ और फैक्ट है, जैसे इस संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा है, एजुकेशन है, जो आपका वन है, फॉरेस्ट है, ये सबसे पहले राज्य सूची के अंतर्गत आया करता था। राज्य सूची, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची है। मैं आपको जो है पूर्णतः डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ साधारण भाषा में, इसीलिए एक क्वेश्चन में अधिक समय लग रही है तो समय पर न जाए, क्योंकि तैयारी जो है आपको शुरू में कछुए की चाल से पकड़ के भी करे तो अच्छा है, लेकिन ये सोचेंगे अरे टाइम पास हो रही तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चीजों को पूरा समझिए, है ना, पूरा समझिए। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये अपने पास 3 प्रकार की सूचियां हैं संविधान के अंदर, है ना। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ही बन जाता है कि इन तीनों सूची में जिस विषय को अब तक शामिल नहीं किया गया उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो ये से हम कहते हैं अवशिष्ट शक्ति, है ना। तो ये अवशिष्ट शक्ति जो है सेंट्रल के पास है, केंद्र के पास है। मान लीजिए इन तीनों विषय में, जैसे संघ में जो वर्तमान में आपका इंक्लूड है विषय, मतलब कितने सब्जेक्ट हैं, तो 100 सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा आपका राज्य सूची में जो है 61 है और सबसे कम समवर्ती सूची में है 52 है, ठीक है। ईसा से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ में कितना है, राज्य में कितना है और समवर्ती में कितना है। अब देखिए पूरे इंडिया में या कहे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अगर इसको मैं पूरा जोड़ दूं तो 6 5 11 110 113 यानी 213 होते हैं टोटल। तो इतने ही चीज तो नहीं है हमारे पास, इतने ही विषय तो नहीं है, हो सकता है कि 250 हो। तो ये जो ऊपर का 37 विषय है उस पर कानून कौन बनाएगा, तो ये बनाएगा केंद्र जी, ठीक है। इसे अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैं कहाँ था, क्यों मैं संघ तक आया था, हाँ मैं इसलिए आया था कि जो शिक्षा और वन है ये पहले राज्य सूची की विषय हुआ करता था, इसे समवर्ती सूची में ढकेला गया, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, है ना। इसमें जो है राष्ट्रपति को, जो कैबिनेट होता है
उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिए गए। ठीक है, इसके अलावा संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। जो अमेंडमेंट होता है उसमें कोई जांच वगैरह नहीं कर सकते न्यायिक, है ना, तो इससे भी बाहर कर दिए गए। तो ये ठीक है, तो ये तीनों और जो भी ऊपर आपने देखे ये सभी को आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन। इसके अलावा इससे संबंधित आपका समिति पूछा जाता है तो स्वर्ण सिंह समिति बताइएगा। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज यहां देख लीजिए, जैसे संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया, वैसे ही आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति का भी बंटवारा है ना। कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति का विभाजन जो है ये आर्टिकल 50 में है। तो ये भी कई दफा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है ये है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी को कितनी सीट प्राप्त हुई। देखिए, कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं यहाँ पे टोटल 224 सीट पे चुनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी को 66 और कांग्रेस को बहुमत मिला है 135 सीट कांग्रेस को अकेले मिला है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगामी में बनेंगे। यूं कहे कि जो एमटीएस का सेकेंड फेज जून में होने वाला है वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कर्नाटक के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, ये आपका थावरचंद गहलोत हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री जो है डी शिव कुमार बनने वाले हैं, लेकिन अभी बने नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक में सबसे ऊंची जलप्रपात है जिसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। ये आपका जो है वाटरफॉल, ये किस पे है, तो ये बराही रिवर पे है। ठीक है, बराही नदी पर स्थित है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में क्या है भैया, सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली, और इसरो का मुख्यालय भी है। इसरो की स्थापना आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में इंदिरा गांधी के समय 15 अगस्त 1969 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे भैया, बेंगलुरु में है। और वर्तमान में इनके प्रमुख कौन है, तो सोमनाथ साहब है ना। ठीक है, इसके अलावा जो सिलिकॉन होते हैं ये क्या है भैया, तो सिलिकॉन जो है ये उपधातु होते हैं। उपधातु को जो है हम अर्धचालक भी कह देते हैं। ठीक है, अर्धचालक भी कह देते हैं। इसका उपयोग जो है चिप वगैरह बनाने में किया जाता है। और चिप के आविष्कारक कौन है, ये भी क्वेश्चन है आपका। तो जैक किल्वी जो है ये आपके चिप के आविष्कारक हैं। आपको अगर याद हो कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में चिप का प्रयोग हुआ था, तो आप कहोगे जी सर 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में जो है आईसी चिप का, इंटीग्रेटेड सर्किटेड चिप का जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये हो गए कर्नाटक वाले में कितने सीट किसको मिले और इसके संबंधित जो भी जगह का नाम आया उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, इनमें से किस विषयों के मामले में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन संभव है। देखिए, संसद में जो है कई प्रकार के जो है आपका संशोधन होते हैं। ठीक है, एक तो 2/3 मतलब मत से होते हैं, साधारण बहुमत से होते हैं, है ना, या फिर किस संसद के साथ साथ राज्यों के विधानसभा की भी सहमति लगती है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, है ना। तो यहाँ पे इन केस ऑफ द व्हिच दिस सब्जेक्ट अमेंडमेंट इज पॉसिबल बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये है आपके नए राज्यों का गठन। देखिए, मैंने बता रखा है भैया कि नए राज्यों का गठन, है ना, नए राज्यों का गठन, किसी राज्य का नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ये जो है 1 से लेके 4 तक के आर्टिकल के बीच में है। मैंने अच्छे से समझा रखा है कि किस आर्टिकल का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, तो नए राज्यों के गठन के मामले में भी साधारण बहुमत, है ना, सिंपल मेजोरिटी से जो है आपका काम हो जाता है। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में परिवर्तन, ये भी साधारण बहुमत से हो जाता है। इसी के ऊपर तो विवाद चल रहा है देश में कि जो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, हम लोग भी ये चाहते हैं कि ओपीएस आए, क्योंकि जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, इसमें सरकारी कर्मचारी को कुछ भी फायदा नहीं है और आफ्टर रिटायरमेंट इसको जो है कोई भी पेंशन वगैरह नहीं दिया जाता है। हालांकि ये जब से आया है 2004 के बाद से आया है, तब से कोई भी कर्मचारी 40 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा नहीं किया है ना। तो पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअली में क्या होता है, लेकिन ये ओपीएस के तुलना में काफी जो है लो है ना। और ये बाजार जोखिम के अंतर्गत भी है एनपीएस, तो इसके जगह पे लोग ओपीएस लाने की सोच रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे कि जो संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में परिवर्तन है, ये साधारण बहुमत से ही पारित हो जाते हैं। और एक ओपीएस है जो कर्मचारी के लिए है, वो उसमें तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। इसके अलावा संसद में गणपूर्ति कितना रखा गया भैया, 110 रखा गया है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है संसद में, है ना।
तो इसके अलावा नागरिकता, अब नागरिकता कैसे लिया जाएगा, कैसे समाप्त किया जाएगा, इस पे क्या क्या प्रावधान हैं, ये सभी के सभी जो है आपका सिंपल मेजोरिटी से इस प्रकार की अमेंडमेंट संभव हो जाती है साधारण बहुमत के द्वारा। ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से साधारण बहुमत से कौन से संभव है या कौन से संभव नहीं है, तो इसे चारों को जरूर ध्यान रखें। इसीलिए उपयुक्त तो सभी सही है, मैंने ऐसा ऑप्शन जरूर रख दिया है कि उपयुक्त तो सभी सही है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज बताना होता है ना। ये तो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आता हूं, तो इसीलिए जो है यहाँ पे ज्यादातर ऑप्शन में इनमें से सभी सही को ही रखा गया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो का अधिकार है दोस्त? तो 3 प्रकार के वीटो का अधिकार है, कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एक इसमें एक पॉकेट वीटो भी होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार के वीटो का अधिकार है राष्ट्रपति साहब के पास। अब राष्ट्रपति जो है ये वीटो का अधिकार का उपयोग कब नहीं कर सकता है ना, तो जब संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति माफ कीजिएगा, संविधान संशोधन विधेयक की मामले की बात हो रही हो, तो उस समय वीटो की जो है पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता है प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट के सामने एक और जो है थोड़ा सा लफड़ा है, जैसे आर्टिकल 108 जो है ये आपका ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं जब आपके दोनों सदन में, दोनों जो हाउसेस हैं उसमें कोई भी मतभेद उत्पन्न हो जाती है, तो ज्वाइंट सीटिंग यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो है संयुक्त बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं इस बैठक की? तो स्पीकर करते हैं, है ना। लेकिन एक ऐसी मोड़ आती है जहां पे प्रेसिडेंट इस तरीके के बैठक नहीं बुला सकते जब विवाद जो है धन विधेयक के मामले में हो। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये भी एक जो है इनके पास राष्ट्रपति में जो है शक्ति में थोड़ी सी मतलब कटौती की गई है। इसके अलावा संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति के लिए बाध्यता है ना, इसीलिए राष्ट्रपति को पिंजरे में बंद सोने का चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, और राज्यपाल को भी कहा जाता है राज्य स्तर पे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? Which of the following elements is not essential for photosynthesis, है ना। तो भाई प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरी है? पहले तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझना होगा आपको कि होता क्या है। तो ये पेड़ पौधे के लिए, उनके लिए आवश्यक, यानी उनको भी जिंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता है, जैसे हमें भी आवश्यकता है ना। तो उनके लिए आवश्यक जो भोजन उत्पाद है या फिर कार्बोहाइड्रेट या कोई भी पोषक तत्व जो उनको लगता है, इसकी उत्पादन वो फोटोसिंथेसिस विधि के द्वारा ही करता है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या क्या आवश्यकता है? तो सूरज की प्रकाश, ये तो आपका जो है मेजर है, ये मेजर इसेंशियल है, मतलब ये नहीं रहेगा तो होगा ही नहीं। इसीलिए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या रात के समय फोटोसिंथेसिस मतलब संभव है? तो आप कहोगे कि नहीं जी, रात के समय जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है। यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि पेड़ पौधे के नीचे रात को क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है उस समय पेड़ पौधे भी CO2 ही निष्कासित करते हैं और O2 जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रात के समय जो है पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, वही CO2 के कारण जो है इंसान के यहाँ तक की मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये जरूरी है जी, ये जरूरी है, इसको जो है लेके और O2 निष्कासित करते हैं। इसके अलावा इसीलिए तो हमें इतने प्यारे हैं पेड़ पौधे, इसीलिए तो पेड़ लगाओ धरती बचाओ भैया, है ना। नाइट्रोजन इस पे बाद में गौर करेंगे। और एक जल है, तो जल तो चाहिए ही, क्योंकि जो रूट जो है जल से सोखा जाएगा। और ऑक्सीजन कहाँ से आता है भाई, है ना। तो ये जो है नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रोजन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि नाइट्रोजन जो है नोट मतलब इसेंशियल एलिमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। बाद बाकी जो भी है इसेंशियल है, सूरज की प्रकाश, है ना। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा कहां से ग्रहण करती है? तो है कहां से ग्रहण करती है? सूरज की प्रकाश से। ठीक है, इसके अलावा इस अभिक्रिया में पेड़ पौधे को पोषक पदार्थ की प्राप्ति और हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है, बता रखा। इसके अलावा इस अभिक्रिया में CO2 गैस का शोषण और O2 गैस का निष्कासन बता दिया। क्लोरोफिल होती है, एक क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, इसे हरित लवक कहा जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहा जाता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ल्यूकोप्लास्ट भी होता है और क्लोरोफिल भी होता है। ये तीनों अलग अलग चीज है, तो लोग जो है वर्णक को एक ही में मिला देते हैं। वर्णक का अलग अलग काम है पेड़ पौधे, और मैं समझा चुका हूं कि किस वर्णक के कारण जो है पेड़ पौधे हरा दिखते हैं, ये वाला पिगमेंट पेड़ पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं, है ना। तो ये क्लोरोफिल जो है ये आपके जनरली हरा भाग में पाया जाता है, इसी के कारण पेड़ पौधे का जो पत्ता का रंग होता है वो हरा होता है। और इस क्लोरोफिल में अपने आप में मैग्नीशियम धातु की जो है उपस्थिति पाई जाती
जाती है, जब पेड़ पौधे की पत्ता पीला पड़ने लगता है ना, तो कहते हो ना, है ना, कि किसकी कमी हो गई, तो मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्लोरोफिल बता दिया, मैग्नीशियम धातु बता दिया, पेड़ पौधे बता दिए। ठीक है भाई, रात के समय प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, ये भी बता दिया। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा कि अच्छा, एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है आपका, चलिए जब याद आएगा तो बता देंगे, याद आया था। 1833 का चार्टर अधिनियम के प्रावधान के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? अंडर द प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट 1833 हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए आपको पता ही होगा कि गवर्नर जनरल की पोस्ट जो है इंडिया में बदलते गए। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर की बात आई तो वारेन हैंगस्टस बना था। ठीक है, इसके बाद भारत लेवल पे ये गवर्नर हो गया, है ना, तो ये आपका फिर भारत लेवल पर जो है गवर्नर जनरल बन गए, फिर आपका वायसराय बन गए। तो इस प्रकार से जो है ये समय समय पे बदलता रहा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत जो है बनने वाले गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया का? तो ये हो जाएगा आपका जी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस प्रकार भारतीय मतलब पूरे भारत, मतलब ऐसा कहा जाने वाला कि भारत के गवर्नर जनरल है तो ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। वैरेन हैंगस्टस जो है इसके नाम के पीछे बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में एक चीज होती है, सती प्रथा की अंत होती है 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास से, और इस एमटीएस में भी पूछा गया है ना। तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में होता है, और इसीलिए बेंटिक को हम अच्छे कामों में याद करते हैं। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम थोड़ा अच्छे कामों में याद करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सती प्रथा क्या था, इसके बारे में क्या ही कहना, है ना। राजा राम मोहन राय से कई चीज आपके लिए सीखने के लिए है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करा था। कब करा था भैया? 1828 में करा था। कहां पर करा था? कोलकाता के अंदर करा था। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा से भी जुड़े रहे। कब जुड़े रहे भैया? 1815 ईस्वी में। इसके अलावा राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी नामक पत्रिका भी चलाए, है ना। तो ये सब ध्यान रखने लायक है राजा राम मोहन। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दी? अकबर सेकंड ने दिया था। इस अधिनियम के तहत, अब मैं इस पहलू पे आ जाता हूं, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। कौन सा? चार्टर एक्ट 1833, है ना। इसके अलावा भारत का प्रथम वायसराय कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कब वायसराय बना? जब 1857 के विद्रोह हुए तब, है ना, उसी समय ये वायसराय था भारत का। 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा जो परिणाम निकल के आया, रिजल्ट निकल के आया, क्या हो गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का शासन व्यवस्था को देखते थे, अब ये शासन व्यवस्था जो है ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटेन के जो महारानी है वहां से शासित होने लगे। तो ये सबसे बड़े रिजल्ट निकल के आया 1857 के विद्रोह का। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम बार कौन बने थे? वैरेन हैंगस्टस, है ना। इसके अलावा राज्य हड़प नीति, है ना, भारतीय रेल का परिचालन, ये दोनों ही काम कौन किए हैं? तो लॉर्ड डलहौजी, जिसमें एक कुकर्म और दूसरा सुकर्म है। ठीक है, भारतीय रेल का परिचालन हमारे देश के अर्थव्यवस्था में एक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है भारत का रेल, है ना। तो ये एक सुकर्म है इनका कि इन्होंने चलाया था 1853 में, है ना, 16 अप्रैल माफ कीजिएगा 1853 को। इसके अलावा राज्य हड़प नीति, ये बहुत ही घटिया काम कर रहा था कि सभी राज्यों को पकड़ पकड़ के ब्रिटिश राज में मिला रहा था और अपनी जो है टांग पसार रहे थे यहाँ पे। और सबसे पहले सतारा को मिलाया था इन्होंने ब्रिटिश राज में 1848 में। कई दफा डायरेक्ट इसके ईस्वी पूछे जाते हैं कि सतारा को ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश राज में कब मिलाए, तो 1848। कौन? डलहौजी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न रेलवे से और आपका एग्जाम में आ जाता है कि जो पहली रेल चली थी वो कहां से कहां तक चली थी बंधु? तो मुंबई टू ठाणे। ठाणे जो है मुंबई महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। जो बच्चे पहली बार सुनते हैं वो समझते हैं थाना, थाना मतलब पुलिस स्टेशन, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में ठाणे एक जगह है जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, है ना, कल्याण के पास है ठाणे डिस्ट्रिक्ट, है ना। और मेन मुंबई जो सीएसएमटी है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, उससे लगभग 50 किलोमीटर पहले पड़ जाती है ठाणे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ये 34 किलोमीटर की यात्रा तय करा था, है ना। इसके अलावा कुछ अंग्रेज जो जिनको जनक कहा जाता है यहाँ पे। स्थानीय स्वशासन, जानते हैं स्थानीय स्वशासन आजकल क्या है? जो ग्राम पंचायत है लगभग स्थानीय स्वशासन ही है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कर्नवालिस, बंगाल विभाजन करवाए थे कर्जन। ठीक है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, यही वो रिपन है जिसके काल में जो है आपका जो जनगणना है 1881 से लगातार हो रहा है इंडिया के अंदर, और लॉर्ड मेयो के समय 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपके एमटीएस में आ चुके। ठीक है, चलते हैं आगे। केरल में मनाए जाने वाली नववर्ष त्योहार को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, केरल में जो नववर्ष त्योहार मनाए जाते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट किए जाते हैं इन केरला, इज कॉल्ड विशु। क्या कहते हैं? विशु। विशु। मैंने सभी राज्यों के नव वर्ष का लिस्ट आपको दे दिया है, आप देख सकते हैं वहां से भी। देखिए, एग्जाम की जो ट्रेंडिंग पैटर्न चलती है वो बहुत दिनों तक चलती है, तो आगामी 3-4-5 महीने जो भी एग्जाम्स होंगे लगभग इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो केरल के में मकर संक्रांति के समय जो त्योहार होता है उसे मकर बिलक्कू कहते हैं, ध्यान रखेंगे। कल पूछा गया था कि मकर संक्रांति जो उत्तर भारत का प्रमुख त्योहार है, इसमें किस देवी देवता की पूजा होती है? तो भगवान सूर्य को भोग लगाया जाता है। ठीक है, केरल के नव वर्ष को विशु कहते हैं, बताया। केरल से संबंधित अन्य त्योहार आपका ओणम भी है और त्रिशूर पूरम भी है। कल एक बच्चा बता रहे कि ओणम और पोंगल में मैं बार बार कंफ्यूजन में पड़ जाता हूं। भैया, पोंगल जो है ये तमिलनाडु के है और ओणम जो है ये केरला का है। ओणम जो है व्हाइट साड़ी वाली त्योहार होती है जिसमें महिलाएं लोग गजरा और व्हाइट साड़ी, व्हाइट मतलब पूरा व्हाइट नहीं, क्रीम कलर की साड़ी पहन के जो है इसमें भाग लेती है ओणम में। ठीक है, और पोंगल जो है ये तमिलनाडु की त्योहार है। पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपूसम हो गया, पोतांदू हो गया, ये सभी आपके तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो आपका साक्षरता दर है, ये सबसे अधिक और सबसे अधिक सेक्स रेशियो यानी जो लिंगानुपात है ये आपका केरला का है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, ये सीएचएसएल में डायरेक्ट पूछा गया था, तो सब क्वेश्चन भारी ही नहीं, कुछ इजी भी आते हैं। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। केरल के कहाँ पे? बेंगलुरु में। अभी माफ कीजिएगा, कर्नाटक में बेंगलुरु है, वहां सिलिकॉन वैली है जो मैंने पहले बताया है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया इसमें। साइलेंट वैली ये एक नेचुरल साइट है जो केरल में है। सिलिकॉन वैली एक जगह है, मतलब उसके जगह है जो आपका बेंगलुरु में है, और साइलेंट वैली केरल में है। साइलेंट वैली क्या है? नेचुरल जगह है ना। इसके अलावा पश्चिम घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्नामलाई या अनायमुदी, ये भी केरल में ही स्थित है। जो पश्चिमी घाट है इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है, ये ध्यान रखेंगे, और सबसे ऊंची चोटी जो है 1 नंबर पे ये अनायमुदी है। इदुक्की परियोजना कहाँ पे है? पेरियार नदी पर स्थित है, और ये भी कहाँ है? केरल के अंदर स्थित है। तो इतनी बात केरल में ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया था? इंडियंस मेंस हॉकी टीम ओन ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीम इन टोक्यो ओलंपिक 2020, है ना। तो ये है आपका भैया जर्मनी। जर्मनी को 5-4 से हरा के जो है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज जो है भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी अपने नाम करा था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में टोटल 7 पदक हमने अचीव किए थे, जिसमें 1 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। 1 गोल्ड जो है ये नीरज चोपड़ा के द्वारा आया था, 2 रजत में एक रवि दहिया और एक मीराबाई चानू, 4 ब्रॉन्ज में एक जो है ब्रॉन्ज आपका हॉकी टीम भी प्राप्त किया था। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में प्रथम पदक जो दिलाया था, फर्स्ट मेडल, ये मीराबाई चानू रजत पदक, सिल्वर पदक के रूप में वेट लिफ्टिंग में दिलाया था। इसके अलावा ओलंपिक में प्रथम बार गोल्ड कब मिला था हमें? एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में। ठीक है, तो ये हमारा गोल्ड का खाता यहीं से खुला था। ठीक है, अब हमारे पास कितने गोल्ड है ओलंपिक में? तो 10 गोल्ड है अभी तक। ठीक है, और माइकल फेल्प्स अकेले 8 गो गोल्ड लेके बैठा है, जो ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं, जो अमेरिकन तैराक हैं। ठीक है, इसके अलावा ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए प्रथम गोल्ड अभिनव बिंद्रा 2008 में शूटिंग के अंदर बीजिंग ओलंपिक में जीते थे, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और सेकंड पर्सन बने व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा। ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली महिला कर्नो मल्लेश्वरी हैं, ये सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन के अंदर ब्रॉन्ज जीती थी। 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला पीवी सिंधु हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? बार बार ट्रेंडिंग में अभी चल रहे थे, तो ये आपका जो है बीजिंग चीन
में हुआ था और इसमें भारत की तरफ से एक खिलाड़ी भाग लिया था, मोहम्मद आरिफ खान। ये क्या है, स्कीयर है ना। इसके अलावा यहाँ पे भारत को कोई भी पदक प्राप्त नहीं हुआ था, 0 पदक प्राप्त हुआ था। इसके अलावा आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 ये पेरिस फ्रांस के अंदर होने वाली है और जो शीतकालीन ओलंपिक 26 में होगी, चूंकि शीतकालीन पिछला 22 में हुआ था और 4-4 साल के गैप पे होती है ना, तो ये 2026 में मिलान में होगी। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते आगे निकलते हैं, ठीक है। अगला जो पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक द एंड ऑफ इंडिया, द एंड ऑफ इंडिया। तो द एंड ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, इस प्रकार से है ना। तो द एंड ऑफ इंडिया के लेखक जो है ना, ये है आपका खुशवंत सिंह। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द एंड ऑफ इंडिया, तो इसको मतलब कौन है, तो ये है आपका खुशवंत सिंह, ठीक है। खुशवंत सिंह की कुछ अन्य पुस्तक जो आपको काम आएगा एग्जाम्स के अंदर, तो ये आपका है पैराडाइज एंड अदर स्टोरीज, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है करोड़ों बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसमें जो है कमलेश्वर भी एक ऑप्शन में रहता है, ठीक है, कमलेश्वर। तो इसी को बच्चे ज्यादा पिक कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर कई सारे बुक लिखे हैं, लेकिन ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये खुशवंत सिंह की पुस्तक है ना। अनटचेबल जो अभी अभी पूछा गया था, अनटचेबल है ना, अनटचेबल, अछूत है ना, कूली, टू लिव्स एंड ए बर्ड, ये सब पुस्तक जो है ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अ सुटेबल बॉय कल भी पूछा गया, ए सुटेबल गर्ल, ए सुटेबल बॉय हो चाहे सुटेबल गर्ल हो, एक मतलब परफेक्ट मतलब सुटेबल लड़की चाहे लड़का। एन इक्वल म्यूजिक है ना, गोल्डन गेट, टू लाइव्स माने 2 जिंदगियां, है ना, ये सभी के सभी विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। बाद बाकी जो पुराने पुस्तक हैं वो मैंने एनालिसिस में तो आपको करवा ही दिया था। अगला जो हमारा प्रश्न है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अनाउंस्ड इन बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, है ना। 2023 के जो फाइनेंशियल ईयर वाली बजट पेश किया गया है उसमें पीएम गति शक्ति योजना में क्या क्या सुधार करने की बात करी गई है, या फिर क्या क्या बढ़ोतरी या फिर क्या क्या लक्ष्य इसके रिगार्ड में रखा गया है। देखिए सबसे पहले पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाता है तो ये 2021 ईस्वी में चालू हुआ है। अलग अलग बजट में अलग अलग चीज इसके लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो जो करंट बजट है इसमें जो है आपको इस योजना के तहत 25,000 किलोमीटर तक जो नेशनल हाईवेज हैं उनको विस्तार करने की लक्ष्य रखी गई है, यानी नए बनाने की लक्ष्य रखी गई है 25,000 किलोमीटर तक। इसके अलावा आगामी 3 वर्षों में 400 नए वंदे भारत एक्सप्रेस बनाए जाने की बात करी गई है। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, है ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत 2021 में हुआ। तो ये सभी के सभी जो पॉइंट्स थे ये आपके इस बार के बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के बारे में अनाउंस्ड किया गया है, जिसमें से आपके काम के जो वंदे भारत एक्सप्रेस वाला है और कितने शहर में लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, तो 4 शहर में, ठीक है। और कितने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाएंगे, तो 400, कितने सालों के दौरान, 3 सालों के दौरान। तो ये सब जरूर ध्यान रखें और इसकी इस भी जरूर ध्यान रखें, गति शक्ति योजना 21 में आया था। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस पदार्थ को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, है ना। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है मैंने कई बार बता रखा है कि भाई जिप्सम के निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। और निर्जलीकरण कैसे होगा, निर्जलीकरण का मतलब ही होता है नी का मतलब नौ और जलीकरण का मतलब जलन, जैसे डिहाइड्रेशन समझ लीजिए, है ना। तो डिहाइड्रेशन तो भाई ऐसे ही हो जाती है और जब किसी चीज से जल को हटाना है तो सबसे अच्छा प्रक्रिया क्या है, हीट देना। तो इसे टेम्परेचर की आवश्यकता होती होगी। तो एक बार डायरेक्ट पूछा गया आपके सीजीएल में, मेंस में ही शायद पूछा गया था कि जिप्सम को कितने डिग्री के हीट दिखाने से प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। तो वहां पे 120 से 150 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर था। तो लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको गर्म करना होता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम अगर आपसे कोई पूछता है तो इसका होता है रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना को, इस पे जब क्लोरीन गैस की प्रवाह किया जाता है
तो आपका क्या प्रभावित होता है, मतलब प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। और इसका सूत्र क्या होता है अपने आप में, CaOCl2 का मतलब होल ट्वाइस है ना, Cl का होल ट्वाइस। तो ये होता है विरंजक चूर्ण का। इसका रासायनिक नाम क्या होता है विरंजक चूर्ण का, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। 4 5 10 ही चीज है जो आपके केमिस्ट्री से रासायनिक नाम, सूत्र वगैरह, उपयोग वगैरह पूछा जाता है। ये 10 चीज देखो कितना फास्ट मैं लिखता हूं, है ना। खाने वाला सोडा, नहाने वाला सोडा, कास्टिक सोडा, पेट में अम्लता कम करने वाली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंदा चूना, मरा हुआ चूना, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण। यही चीज जो है आपके एग्जाम में आते हैं घुमा फिरा के भैया, एसिटिक एसिड का फार्मूला है ना, यही चीज आता है। इससे ज्यादा जल्दी नहीं आती है। और फिर अगर रिएक्शन से पूछा जाता है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया से पूछी जाती है, जो मैंने आपको समझा चुका है कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का एडिशन होता है और किस में हाइड्रोजन का एडिशन होता है ना, बता चुके हैं, है ना। इसके अलावा जब अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण की उपयोग पूछते हैं तो सर प्लास्टर ऑफ पेरिस की उपयोग जो है ये आपका प्लास्टर करने में, जब पेड़ पौधे से गिर के टांग हाथ तोड़ लेते हैं तो डॉक्टर साहब कर देता है प्लास्टर। इसके अलावा मूर्ति की सांचा बनाने में और गृह उद्योग में, बिल्डिंग मटेरियल में किया जाता है। जो आपका विरंजक चूर्ण है ये आपका जीवाणुरोधी का काम करता है। टॉयलेट वगैरह के बाहर जो है कि मतलब जीवाणुओं को मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है कि लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए लाहो नृत्य जो है ये आपका मेघालय से संबंधित है। लाहो फोल्क डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, है ना। बांग्ला महोत्सव भी मेघालय के अंदर ही होता है। बांग्ला फेस्टिवल भी आपका कहाँ पे होता है, मेघालय के अंदर ही होता है। अब देखिए उड़ीसा राज्य का कुछ त्योहार जो बहुत दिनों से चुप्पी बैठे साधे हैं, तो आने वाले जो एग्जाम है सबसे पहले तो एमटीएससी पड़ेगी, है ना। तो इसमें जो है यहाँ से आपको उड़ीसा का त्योहार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दलखाई त्योहार है, नौखाई त्योहार है, नवकलेश्वर महोत्सव है, धनु यात्रा है। ये सब उड़ीसा के अंदर एक गोटी पुआ नृत्य होता है उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा एक ओडिसी नृत्य होता है उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा आपका उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ यात्रा त्योहार होता है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर गोल्डन बीच है जिसे जो है आपका ब्लू फ्लैग प्राप्त है। ब्लू फ्लैग समझ रहे हैं ना, जो अच्छे बीच होते हैं उसे ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुसार संतुलित हो, है ना। तो ऐसे बीचों को दिया जाता है आपका गोल्डन फ्लैग, है ना, सर्टिफिकेट। तो गोल्डन बीच को भी प्राप्त है। ये गोल्डन बीच कहाँ है, ये उड़ीसा के अंदर है। तो ये सभी उड़ीसा के रिगार्ड में ध्यान रखेंगे। उड़ीसा के जो तट है इसे कलिंग तट कहा जाता है। प्राचीन काल में उड़ीसा को कलिंग ही कहा जाता था। उड़ीसा में ही चिल्का झील है जो भारत में प्रथम बार रामसर साइट में सम्मिलित होने वाली झील है। और वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में कितने रामसर स्थल है तो 75 रामसर स्थल है, ये बता दीजिएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट पे आते हैं, सालुंग, मोपिन, मुखौटा। ये तीनों के तीनों नृत्य है और एक और दो त्योहार है। सालुंग और मोपिन त्योहार है, एक इसमें लोसार भी ऐड कर लीजिए, लोसार। ये तीनों त्योहार हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश का। और मुखौटा डांस भी अरुणाचल प्रदेश का है। मुखौटा डांस को युद्ध डांस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक नामदफा नेशनल पार्क है जो कई दफा आपसे पूछा जाता है। उधर के दो ही नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, एक तो नामदफा और एक आपका कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ जो आपका कहाँ पे है, मणिपुर के अंदर है, लोकटक झील के बीचों बीच, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये फ्लोटिंग पार्क है और ये विश्व की पहली फ्लोटिंग पार्क है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार फर्टिलिटी रेट क्या है ना। तो फर्टिलिटी रेट भैया 2.2 है और 2001 में जो है फर्टिलिटी रेट 2.5 था इंडिया का। तो कहीं ना कहीं हम अच्छे राह पे चल रहे हैं। जो प्रजनन है वो थोड़ी सी कम हो रही है और एकमात्र जो है हमें अपने प्लेनेट को बचाने का सबसे अच्छा और सस्ता टिकाऊ तरीका है कि फर्टिलिटी रेट कम हो जाए। जनसंख्या वृद्धि लगभग स्थिर अगर हो जाता तो आगामी 20-30 साल, 40-50 साल में थोड़ी सी जो है यहाँ जनजीवन में राहत हो जाती, ठीक है। अब जनगणना के अनुसार कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। जो दशकीय वृद्धि रही थी ये 17.7 रही थी। घनत्व जो है डेंसिटी 382 था। सेक्स रेशियो जो है 943 रहा था। ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है ये 44.04% रहा था। जो मेल की लिटरेसी रेट है ये 82.5 के समथिंग रहे थे। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रख लेना है रिगार्ड में जनगणना सेंसस के मतलब दृष्टिकोण से आने वाले एग्जाम्स
के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, फीफा अंडर 7 वर्ल्ड कप 2022 के उप विजेता कौन है? ये वुमेन लिखना भूल गए हम, ठीक है, ये वीमेन वाला है, वुमेन मतलब औरत वाला, महिला वाला, ठीक है। तो फीफा जो वुमेन वाला हुआ है, हु आर द रनर ऑफ द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022, तो ये सबसे पहले भारत में हुआ है ना। सबसे पहले कहां पर हुआ है ये वाला इसका आयोजन? तो भारत में हुआ है फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022। और ये भारत में कहां कहां पे हुआ है? तो मुंबई के अंदर हुआ है, नवी मुंबई शहर है वहां पे। इसके अलावा गोवा के अंदर हुआ है और भुवनेश्वर के अंदर हुआ है, ये 3 जगह हुआ है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम जो आपका कहां पे हुआ था? मध्य प्रदेश के हुआ था। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुए थे? तो 8 आंसर था। तो इसी प्रकार से यहाँ भी आप ध्यान रख सकते हैं कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2022 कितने जगह पे हुए? तो 3 जगह पे हुए। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 के विजेता जो है स्पेन है और रनर अप जो रहे वो कोलंबिया रहे, है ना। इसके अलावा फीफा जो मेन वाला हुआ था 22 के अंदर, ये आपका कतर के अंदर हुआ था। यहाँ पर विजेता जो रहा मतलब विनर अर्जेंटीना और रनर अप जो रहे थे ये फ्रांस रहे थे, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 महिला वाला ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन अर्जेंटीना में होगी। अब ये खेल पहले इंडोनेशिया में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश अब इसकी आयोजन जो है अर्जेंटीना के अंदर होगी। फीफा का मुख्यालय जो है ये ज्यूरिख में है और इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 जो दक्षिण अफ्रीका में कराए गए, यहाँ पर विजेता कौन थे? ऑस्ट्रेलिया। और उप विजेता कौन थे? तो मेजबान साउथ अफ्रीका ही थी, है ना। इसके अलावा T20 महिला वर्ल्ड कप जो आगामी साल 2024 में होगा 23 के बाद, तो ये आपका बांग्लादेश में होना है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2023 महिला वाला, है ना, यहाँ पे महिला लिखना जरूरी है ना, एक सेकेंड, महिला लिखना जरूरी है भैया, क्योंकि 22 में आईसीसी पुरुष वाला हुआ था अंडर 90। आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2023 महिला का आयोजन जो है ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। विजेता इंडिया रहा था और उप विजेता जो है इंग्लैंड रहा था। अब देखिए आईसीसी पुरुष वाला जो है अंडर 90 भी हुआ है, तो ये आपका कब हुआ है? 2022 के अंदर हुआ था। तो ये आपका वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ था और यहाँ पर भी विजेता भारत रहे थे। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो आईसीसी अंडर 90 महिला और पुरुष वाला में, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, उस्ताद आसिफ अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद आसिफ अली खान इज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये है आपकी जी सारंगी। सारंगी से संबंधित है उस्ताद आसिफ अली खान। सारंगी के अन्य कलाकार पंडित राम नारायण, साबरी खां, सुकूर खां। देखिए कल सुकूर खां को पूछा गया था, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए एग्जामिनर हो गया चलाक जी, बांसुरी, तबला, वायलिन, सरोद, इस सब से जो है जनरली छोटे एग्जाम में आएंगे। आप सीजीएल देने जा रहे हैं तो आपका हारमोनिया, गिटार, सिम्फनी, सारंगी, रुद्रबीना, पखावज, मृदंग, ये सब जो है जिसमें कम कैरेक्टर हैं और लोग कम पढ़ते हैं, कम ध्यान देते हैं, कम फेमस है, तो ऐसे कैरेक्टर आपके एग्जाम में ज्यादा आता है। ठाकुर भीकम सिंह, जगदीश सिंह ये मृदंग प्ले करते हैं। विश्व मोहन भट्ट, ब्रिजभूषण काबरा ये गिटार प्ले करते हैं। कल ब्रिजभूषण काबरा को भी पूछा गया था एक शिफ्ट में और एक शिफ्ट में सुकरू खान को पूछा गया, माफ कीजिएगा सुकूर खान को, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? राइडर कप रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट? तो ये भैया आंसर है इसका गोल्फ। ये गोल्फ से संबंधित है आपका राइडर कप। वाकर कप भी गोल्फ से संबंधित है ना। थॉमस कप और उबेर कप, अब्दुल रहमान कप, ये तीनों बैडमिंटन से संबंधित है, जिसमें थॉमस कप जो है ये खाली मेल के द्वारा खेला जाता है और उबेर कप जो है ये खाली फीमेल के द्वारा खेला जाता है, ठीक है। आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, ये सब जो है हॉकी से संबंधित है। जुल्स रिमेट कप, रॉबर्ट्स कप, डुरंड कप, ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा प्रैक्टिस सेट सीजीएल के ऊपर। सीएचएसएल वाले भी देखेंगे और जिनको आगामी समय में एमटीएस देखना है देना है वो भी देखेंगे। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, इसमें क्या हम बदलाव करें। कल से जो है ये सीरीज आपके लिए लगातार आएगी और धीरे धीरे करके एक दिन आप जीके के टॉप पे होंगे, ये हमारी गारंटी है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।